अगर हम आपसे कहें कि पिछले कुछ हफ्तों में एनआरआईज ने भारत में रिकॉर्ड पैसे भेजे हैं, करीब 37 अरब डॉलर एफसीएनआर डिपॉजिट में आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद रुपया 95-96 के आसपास ही घूम रहा है और मजबूत नहीं हो पा रहा। तो क्या आपको इस बात से हैरानी होगी? देखिए, हैरानी होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जब देश में डॉलर आता है तो रुपया मजबूत होता है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है भारत के टर्म्स में। क्या आरबीआई जानबूझकर रुपए को मजबूत नहीं होने दे रहा? क्या रिजर्व बचाने के लिए आरबीआई ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है? और क्या ये तरीका लंबे समय तक काम करेगा या फिर ये सिर्फ कुछ महीनों की राहत है? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि रुपए का डिप्रिशिएट होना और डॉलर के मुकाबले कमजोर होना न सिर्फ रूपी के टर्म्स में बल्कि इंडियन इकोनॉमी के टर्म्स में और आम आदमी के लिए भी थोड़ी चिंता की बात तो है। लेकिन आखिर ये रुपया कमजोर हो क्यों रहा है? चिंता करनी है या नहीं, इस सवाल के जवाब से पता चलेगा। तो देखिए, कई सालों तक जब भी रुपए पर दबाव आता था, चाहे वो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हो, मजबूत डॉलर हो या फिर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, आरबीआई का सबसे बड़ा हथियार होता था अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचना। बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ती थी, डॉलर महंगा होने से रुकता था और रुपया कुछ हद तक संभल जाता था। लेकिन इस रणनीति की भी एक कीमत थी, इस स्ट्रैटेजी की भी एक कीमत थी। हर बार डॉलर बेचने का मतलब था कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया जाए। वित्त वर्ष 2026 में आरबीआई ने रिकॉर्ड स्तर पर डॉलर बेचे और रिजर्व अपने उच्च स्तर से नीचे आ गया। जब करंट अकाउंट डेफिसिट यानी सीएडी बढ़ने का खतरा हो और दुनिया में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी हुई हो, तब बार बार रिजर्व खर्च करना हमेशा सही स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाती। अब यहीं से जून 2026 में आरबीआई ने अपना गेम प्लान बदल दिया। 5 जून 2026 को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक बड़ा पैकेज का ऐलान किया। मकसद साफ था, डॉलर बेचने के बजाय डॉलर भारत में लाओ। सबसे बड़ा कदम था एफसीएनआर बी डिपॉजिट स्कीम, यानी विदेश में रहने वाले भारतीय अब भारतीय बैंकों में 3 से 5 साल के लिए विदेशी मुद्रा में डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी फॉरेन करेंसी डिपॉजिट कर सकते हैं इंडियन बैंक्स में। खास बात यह रही कि इन डिपॉजिट्स की हेजिंग कॉस्ट आरबीआई खुद उठाएगा। साथ ही बैंकों को सीआरआर और एसएलआर जैसी कुछ नियामकीय राहत भी दी गई, ताकि वो एनआरआईज को ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सके, ज्यादा आकर्षक ब्याज दे सके। अब ये सर्विस 30 सितंबर 2026 तक के लिए लाई गई। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की विदेशी उधारी यानी ईसीबी पर कंसेशनल स्वैप की सुविधा दी गई, जिससे विदेशी कर्ज लेना सस्ता हो जाए। तीसरा बड़ा कदम था सरकारी बॉन्ड्स में विदेशी निवेश को आसान बनाना। फुली एक्सेसिबल रूट यानी एफएआर के तहत 15, 30 और 40 साल वाले नए सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिए गए। कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स हटाई गई और सरकार ने कैपिटल गेन्स टैक्स और विथहोल्डिंग टैक्स जैसी राहतें भी दी। अब सवाल यह है कि इसका असर क्या हुआ? देखिए, यहीं पर सबसे दिलचस्प आंकड़े आपके सामने हम इस रिपोर्ट में देंगे। जुलाई के आखिर तक करीब 32 अरब डॉलर का नया विदेशी पैसा भारत में आ गया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा एफसीएनआर डिपॉजिट का था। सरकारी बॉन्ड्स में भी करीब 7 अरब डॉलर का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आया। कई अनुमान बता रहे हैं कि कुल इनफ्लो 50 से 80 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, लेकिन असली हैरानी यहीं शुरू होती है। रिपोर्ट्स की माने तो जून और जुलाई के दौरान एफसीएनआर बी डिपॉजिट में करीब 37 अरब डॉलर आए हैं। आमतौर पर इतना बड़ा डॉलर इनफ्लो किसी भी देश की करेंसी को मजबूत कर देता है, लेकिन इस बार रुपया लगभग फ्लैट यानी सपाट रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आरबीआई ने इस बार आने वाले डॉलर को सीधे बाजार में नहीं छोड़ा। आरबीआई खुद डॉलर खरीदता रहा और बदले में अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता रहा। यानी जितने डॉलर आए उनका बड़ा हिस्सा रिजर्व में चला गया। इसका फायदा यह हुआ कि रुपए में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया और फॉरेक्स रिजर्व भी मजबूत हो गया, यानी विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत हो गया। यानी पहले आरबीआई रिजर्व बेचकर रुपया बचाता था, अब आरबीआई डॉलर खरीदकर रिजर्व बना रहा है और रुपए की वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता को बैलेंस कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। इस रणनीति के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह कि रिजर्व बच जाता है, बार बार डॉलर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मजबूत होता है, विदेशी मुद्रा देश में आती है, आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ाकर रुपए को बचाने की जरूरत कम पड़ती है और 2013 की टेपर टैंट्रम की तरह इस बार भी एफसीएनआर मॉडल ने शुरुआती राहत देने का काम किया है।
फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आरबीआई ने हेजिंग कॉस्ट खुद उठाकर इसे पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। पहली चुनौती है लागत, हेजिंग कॉस्ट। आखिरकार आरबीआई ही उठा रहा है और इसकी भी एक कीमत है। दूसरी चुनौती ये कि स्कीम परमानेंट नहीं है। फिलहाल इसकी विंडो 30 सितंबर तक है। अगर बाद में डॉलर वापस चले गए तो फिर वही दबाव लौट सकता है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती ये कि इससे भारत की मूल समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। और एक्सपोर्ट मजबूत नहीं होंगे, एफडीआई लगातार नहीं बढ़ेगी, तेल इंपोर्ट पर निर्भरता यानी डिपेंडेंसी कम नहीं होगी और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता रहेगा, तो सिर्फ विदेशी पैसा बुलाकर रुपए का हमेशा मजबूत नहीं रखा जा सकता। यही वजह है कि इतनी बड़ी विदेशी रकम आने के बावजूद रुपया अभी भी 95 से 96 के आसपास बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई की रणनीति फेल हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आरबीआई फिलहाल समय खरीद रहा है, टाइम बाय करना जिसे कहते हैं। वो बाजार को यह भरोसा देना चाहता है कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी करेंसी है, लेकिन साथ ही रिजर्व भी मजबूत रखना चाहता है, जिससे आने वाले समय के किसी भी बड़े झटके का सामना किया जा सके। लंबी अवधि में यानी लॉन्ग ड्यूरेशन में रुपए की असली ताकत तभी आएगी जब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगी, एफडीआई लगातार आए, विदेशी कर्ज पर निर्भरता कम हो, एनर्जी इंपोर्ट घट जाए और सरकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखे। बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन जैसे क्रिएटिव सुधार भी इस दिशा में काम करेंगे। यानी अगर एक लाइन में कहें तो आरबीआई की नई स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। ये कोई जादुई इलाज है नहीं। वो रुपए को थोड़ी देर राहत जरूर दे देगी, लेकिन उसे परमानेंट ताकत भारत की इकोनॉमी की बुनियादी मजबूती से ही आएगी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो विदेशी पैसा आया है एफसीएनआर के जरिए, ये लंबे समय तक भारत में बना रहेगा या नहीं, या फिर सितंबर के बाद दोबारा रुपए पर दबाव पड़ेगा? और साथ साथ एक बड़ा सवाल, 5 अगस्त को आ रही है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आपकी उम्मीद क्या है? आपकी ईएमआई बढ़ेगी, घटेगी या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा? कमेंट करिएगा जरूर।